नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की कक्षाएं, और ये जो कक्षाएं हैं ये इम्पोर्टेंट है स्पेशली सेकंड ग्रेड अध्यापक के लिए, और उतनी ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट ग्रेड के लिए है, क्योंकि वहाँ पर भी आपसे जो है व्याकरण के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरा ध्यान से सभी क्लासेस को देखिएगा। हमने कोशिश की है कि जो संबंधित सारे कंटेंट हैं, सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप तक पहुंचा दी जाए, और बड़े अच्छे से हम इस सिलेबस को करने वाले हैं। और इसके बाद में मुझे लगता नहीं कि आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों यूं ही हमारे साथ में बने रहिएगा, और अगर आपको क्लासेस सच में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों को बताइएगा ज़रूर कि यहाँ पर जो है कोर्स आपको पूरा करवाया जा रहा है। तो दोस्तों हमने बात की थी सेकंड ग्रेड के सिलेबस की पिछली क्लास में, और हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक भी वर्ण विचार ही आता है। तो हम जो है वर्ण विचार से ही अपनी कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक अपने सारे सिलेबस को पूरा करेंगे, किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, और वर्ण विचार को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे की कार्यवाही जो है क्या रह जाए, आसान रह जाए दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। एक हिंदी का अध्यापक होने के नाते इन चीज़ों को आपको सीखना होगा, इन चीज़ों को आपका पता होना चाहिए। ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं हम दोस्तों, ध्वनि क्या होती है, और ध्वनि को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों। ध्वनि से पहले हम देख लेते हैं भाषा। भाषा क्या होती है दोस्तों, भाषा किसे कहते हैं हम दोस्तों, भाषा क्या होती है? तो दोस्तों जो भी हम सोचते हैं एक दूसरे को बताते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो भी हिंदी भाषा में, यानी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। हमें सोचने, विचार करने और उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और उसी माध्यम को हम भाषा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों भाषा क्या हो गई? भाषा हो गई विचार करने तथा अभिव्यक्त करने का माध्यम, अभिव्यक्त करने का माध्यम। तो दोस्तों भाषा किसे कहते हैं? विचार करने, क्योंकि हम सोचते भी किसी न किसी भाषा में ही है ना। तो किसी चीज़ को विचार करने और उस विचार को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उसे हम भाषा के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों वाचिक भी होती है, यानी मौखिक भी होती है, और ये लिखित भी हुआ करती है। इसको अपने दो रूप में देखते हैं। एक तो होती है मौखिक भाषा, एक तो होती है मौखिक भाषा, और दूसरी होती है लिपिबद्ध भाषा, लिखित भाषा। जैसे अभी हम बोल रहे हैं ये तो मौखिक रूप है, जब हम इसको लिख देते हैं तो वो लिखित रूप कहलाता है। मौखिक रूप में हम बोलते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं, और लिखित के अंदर हम वर्ण, और देखिए जो हमारी लिपि है उसके द्वारा हम वर्णों को लिखते हैं, और फिर हमारी एक भाषा बनती है। इस चीज़ों को भी आगे अपने धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को समझेंगे। तो भाषा क्या है अगर आपसे कोई पूछे, तो भाषा सोचने, विचार करने का माध्यम है, और साथ ही साथ उन विचारों को अभिव्यक्त करने का भी एक माध्यम होता है, जिसे हम भाषा के नाम से जानते हैं। जैसे कि भाषा हो गई हमारी, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सारी हमारी क्या कहलाती है? भाषाएं कहलाती हैं। फिर उसके बाद में अपने एक चीज़ और देख लेते हैं, और वो है हमारी लिपि। हम लिपि किसे कहते हैं? तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, भाषा का लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। यानी जब हम भाषा को लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। जैसे हम बात करें हिंदी की लिपि कौन सी है प्यारे दोस्तों, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। हम देवनागरी में लिखते हैं। अभी जो मैंने कुछ लिखा है ये सारा का सारा देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। जैसे पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है, वैसे ही हिंदी की लिपि देवनागरी, इंग्लिश में रोमन भी आती है। तो भाषा का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाएगा? लिपि कहलाता है। और भाषा क्या है? भाषा सोचने, विचारने और उस विचार को अभिव्यक्त करने का, दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ये माध्यम देखिएगा वाचिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और लिखित भी हो सकता है। जब हम इसे लिख देते हैं तो यही क्या कहलाता है? लिपि का रूप ले लिया करता है दोस्तों।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए अगला जो अपना पॉइंट डिस्कस करना है वो है हमारे पास में ध्वनि। यानी हम ध्वनि किसे कहते हैं दोस्तों, ध्वनि क्या होती है। ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। और ये हमारे मुख से उच्चरित होती है दोस्तों। ये मुख से उच्चरित जो होती है, मुख से उच्चरित, जैसे हमने बोला ए, आ, क, मैं, ये जो भी अपने उच्चारण करते हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये ध्वनि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ध्वनि के अंदर देखिएगा, ध्वनि जो हमारी है उसके अंदर, उस ध्वनि के अंतर्गत पशु पक्षी भी तो ध्वनि निकालते हैं, पशु पक्षियों की भी तो अपनी एक ध्वनि होती है, और एक मानव भी ध्वनियों का उच्चारण करता है दोस्तों। तो पशु पक्षियों की भी ध्वनि है और मनुष्य की भी ध्वनि है दोस्तों। लेकिन मनुष्य के द्वारा जो उच्चरित ध्वनि होती है वो कैसी है, वो वर्णात्मक है। कैसी है, वो वर्णात्मक है। और यहाँ जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, सार्थक होती है, यानी उसका कोई अर्थ निकलता है। लेकिन ये जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है, वो निरर्थक ध्वनि कहलाती है। यानी पशु पक्षियों की ध्वनि तो कैसी होगी, निरर्थक है, लेकिन मानव की जो ध्वनि है वो वर्णात्मक होती है, वर्णन करती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सार्थक ध्वनि के नाम से जानते हैं। ये ध्वनि कैसी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये सार्थक ध्वनि होती है। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में जो हमें अगला पॉइंट डिस्कस करना है ध्वनि के बाद में, वो हमारा चौथा पॉइंट आ गया वर्ण। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्ण क्या होता है दोस्तों, तो वर्ण ही ध्वनि होती है, वर्ण का ही बदला हुआ रूप। यहाँ जो अपने वर्ण की बात करें, वर्ण के अंदर एक लाइन में अपने लिख सकते हैं ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने देखिएगा पीछे लिखा है लिपि क्या है, लिपि भाषा का लिखित रूप है, लेकिन वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। वापस समझिएगा, हमने क्या कहा, लिपि क्या है, भाषा का लिखित रूप है जैसे हिंदी का, और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है दोस्तों। जब हम क ख ग म ऐसा बोल रहे हैं, तो जब हम उनको लिख देते हैं तो वही चीज़ें क्या कहलाती है, वही वर्ण कहलाती हैं दोस्तों। इन्हीं को अपने वर्ण कहते हैं। और वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ण कहलाता है। और इसके आगे टुकड़े भी नहीं किए जा सकते दोस्तों, या हम कहें जिस ध्वनि का आगे टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किया जा सकता, जिसे आगे अपने तोड़ नहीं सकते हैं, ये भाषा का सबसे छोटी इकाई होगी। सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे अपने किसी भाषा में क है तो इसको आगे अपने और नहीं तोड़ सकते। अगर हम इसको ऐसे और ऐसे लिख दें, आधा आधा करके लिख दें, जैसे मान लीजिएगा ये हमने यहाँ लिखा और ये इतना यहाँ लिख देते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन वर्ण क्या होते हैं, वर्ण का कोई वैसे अर्थ नहीं होता, ये शब्द मिल करके जो है अर्थ निकालने का काम करते हैं। अब एक चीज़ अपने इसके बाद में देख लेते हैं, जो हमारी पांचवी है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का व्यवस्थित क्रम। जब अपने वर्णों को व्यवस्थित रूप में रख देते हैं, व्यवस्थित रूप में उसको सजा देते हैं, व्यवस्थित क्रमबद्ध में उसको समूहित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, व्यवस्थित। इसको अपने और आगे लिख सकते हैं क्रमबद्ध समूह। क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है दोस्तों। जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला है वो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक वर्णमाला मानी जाती है दोस्तों। तो पूर्व निश्चित है
निश्चित क्रम है और व्यवस्थित होता है। ध्वनि चिन्ह इसमें लिखे जाते हैं जिसमें अपने वर्णमाला कहते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण अपने 11 तो क्या हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, स्वर हैं, और 33 क्या हैं दोस्तों, व्यंजन होते हैं। टोटल हो गए 44। अब इसमें अगर अपने 44 में 3 जोड़ देते हैं संयुक्त व्यंजन, तो कुल हो जाते हैं 47 व्यंजन। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी। आगे अपने और भी इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं दोस्तों, आपको 11 ही करने हैं। कुछ विद्वान 10 मानते हैं, री को नहीं मानते हैं, लेकिन हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से अपने को चलना है, अपने को 11 स्वर ही करने हैं। 33 मूल व्यंजन हैं। अगर अपने 3 जो अक्षय, त्रय और ज्ञ को जोड़ दें तो फिर कितने हो गए, 47 हो गए। अब इसी वर्णमाला के अंदर अपने कुछ और वर्ण जोड़ दिए, जैसे अड़य और ढय। ये हमारी वर्णमाला में नहीं होते दोस्तों, ये वाला होता है क ख ग घ का लास्ट वाला ये होता है। तो ये क ख ग घ अड़य, हम अड़य बोलते हैं लेकिन वो सही उच्चारण नहीं है, ये अंग का उच्चारण होता है, आधा न और ग। स्ट्रिंग वाला इंग का जो उदाहरण है वो इसके अंतर्गत आता है, अड़य और ढय, जिसको अपने ग्रहित मानते हैं। इसके अलावा एक द्य है अपने पास में, एक द्वय है, एक श्रय है। इन सभी को अपने और जोड़ लें तो फिर अपने पास में कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हमारे पास में हो जाते हैं 52। टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं, 52 वर्ण हो जाते हैं। ये वैसे संयुक्त में आते हैं। इसके अंतर्गत आप एक तो देखिएगा अंग, अह, ये 5 मुख्यतः, ये 5 अपने और जोड़ दें तो 3 तो हो गए। देखिएगा वापस सुनिएगा, एस आ, ए आ, ई उ ए ऐ ओ औ, ये तो हमारे हो गए कितने, 11 वर्ण हो जाते हैं री के साथ में। री के साथ में कितने हो गए, 11। अंग ए को बाहर निकाल दीजिएगा, इनको ए योग वह ध्वनियाँ बोलते हैं। 33 व्यंजन हैं, क से लेकर के य ल श है तक, ये हो गए 33। फिर अपने पास में 3 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन आ गए, क्षत्र ज्ञ, 3 संयुक्त व्यंजन आ गए, तो टोटल हो गए 47। अब जैसे भी प्रश्न पूछे तो लेखन के आधार पर तो हम इतने ही काम में लेते हैं, उच्चारण के आधार पर श्रेय और आदि इनको भी काम में हम लेते हैं। तो जैसे हमारे पास में 11 हो गए, 33 हो गए, 44 मूल रूप से पूछे तो इतने हो गए, और ये दूसरा हमारा रूप हो गया 47 वाला। अब इन 47 में ये 5 प्लस कर दें, ये 5 प्लस कर दें तो टोटल कितने हो गए, 52 वर्ण भी हो जाते हैं दोस्तों, जिनका अपने उपयोग करते हैं। तो ये वर्णमाला होती है हमारी। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए एक चीज़ को और समझ लेते हैं, जिसे हम कह देते हैं, ये 5 नंबर था, 6 नंबर अक्षर। अब दोस्तों अक्षर क्या होता है, सामान्यतः आखर या सामान्य भाषा में 2 आंक सीख ले ना, आंक भी बोल देते हैं हम इसको। तो इसमें ये आपको लिखना है यहाँ पर, जिस ध्वनि का या ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए, एक ही झटके में हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ही झटके में हो जाता है तो हम उसे अक्षर के नाम से जानते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर एक शब्द है ओम, आप इसको बोलेंगे ओम, यानी एक ही श्वास में जब आप इसको बोल देते हैं, मैम, नेम, काम, स्नान, है ना, इस प्रकार से जब हम इनको बोलते हैं एक ही ध्वनि, यानी एक ही श्वास के झटके में हमने बोल दिया, 2 बार हमें उसमें श्वास नहीं लेना, तो फिर उसे अपने क्या कहते हैं, अक्षर के नाम से जानते हैं। वैसे तो वे अपने जो बोल रहे हैं वो बिना श्वास लिए ही बोल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर रुकावट की बात है, बस आप इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। अक्षर क्या होता है, जिस ध्वनि का या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही झटके में हो जाए उसे हम अक्षर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो हमें समझना है वो हमारी 6 हो गई, 7वीं चीज़ थी, और 7वां हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द। अब ये शब्द क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो शब्द क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का, 2 या 2 से अधिक वर्णों का
सार्थक समूह, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो निरर्थक हो सकता है और एक हो सकता है सार्थक। जैसे हमारे पास में 3 वर्ण है, क, मैं है और ल है, अलग अलग हैं। हम इनसे अब हम इसको जोड़ करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसमें से ऐसा भी लिख सकते हैं। हम इसको मकल तो हमने लिख ही लिया, मलक इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सार्थक और निरर्थक की बात करें तो देखिएगा, मलक का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता, तो ये निरर्थक हो जाएगा। कलम का अर्थ होता है तो ये कहाँ चला जाएगा? ये सार्थक में चला जाएगा। लमक का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता, तो फिर ये निरर्थक हो गया। मलक का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता, तो निरर्थक हो गया। कमल का अर्थ होता है तो ये कौन सा हो गया? ये सार्थक हो गया। तो इस प्रकार से अर्थ निकलना जरूरी है। केवल वर्णों के योग को हम शब्द नहीं कह सकते हैं। शब्द शब्द तभी कहलाएगा जब वास्तव में उसका क्या होगा? कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, यानी शब्द जो है वो अर्थ के साथ में जुड़ा हुआ है, अकेला नहीं आता। आगे दोस्तों जब हम इनको पूरा शब्द विचार पढ़ेंगे तब भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार आगे बढ़ने के लिए हमें इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा आवश्यक था। 8वां पॉइंट जो हमें समझना है वो है हमारा पद। पद किसे कहते हैं दोस्तों? पद क्या होता है? पद क्या होता है? जब हमने किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया, शब्द का वाक्य में प्रयोग करने पर जब उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ स्थापित हो जाता है। तो देखिएगा क्या कहा हमने, जब हमने किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया तो वाक्य में करते ही जब उसका संबंध जो है अन्य शब्दों के साथ स्थापित हो जाता है तो उसे एक व्याकरणिक रूप मिल जाता है। तो इसी व्याकरणिक रूप को हम क्या कहते हैं? पद के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसे ही हम क्या कहते हैं? पद के नाम से जानते हैं। जैसे मैं ये कहूँ आम एक शब्द है, लेकिन मैं ये लिख दूँ कि राम आम खाता है। जैसे ही हमने इसको इस प्रकार से लिखा तो इस आम का संबंध राम के साथ में और खाने के साथ में अन्य शब्दों के साथ में जुड़ गया। तो राम आम क्या हो गया? यहाँ पर एक कर्म का रूप जो है कार्य कर रहा है। तो अन्य शब्द के साथ में इसका शब्द का अर्थ जुड़ गया, इसके साथ में संबंधित हो गया, तब हम इसे क्या कहेंगे? पद के नाम से जानते हैं। यानी एक प्रकार से इसका वाक्य में प्रयोग कर दें तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास में अगला शब्द हमें समझना है वो है हमारे पास में वाक्यांश। तो दोस्तों वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश किसे कहते हैं हम? वाक्यांश किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल, लेकिन पूर्ण वाक्य नहीं। अब देखो दो या दो से अधिक शब्द तो मिले, अब वो सार्थक भी हैं लेकिन वो पूर्ण वाक्य नहीं है, तो उसे हम वाक्यांश के नाम से जानते हैं। जैसे मैं ये कहूँ पढ़ाई करने वाला। अब ये क्या है? पढ़ाई करने वाला पढ़ाकू हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, ये है तो सही ना, लेकिन ये पूरे वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम वाक्यांश के नाम से जानते हैं, इसे हम कहेंगे वाक्यांश। इसके बाद में एक चीज़ अपने और अंतिम रूप से समझ लेते हैं, वो है हमारा वाक्य। अब देखिएगा दोस्तों वाक्य क्या होता है? वाक्य हम किसे कहते हैं? वाक्य होता है दो या
2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल। 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे मैं ये कहूँ राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? अर्थ निकल रहा है, सार्थक होता है दोस्तों। तो इसे अपने क्या कहेंगे? वाक्य कहें। अब इसको अपने इस प्रकार से लिखते, खाता आम है राम। तो ये व्यवस्थित नहीं है, सही नहीं है, हम इसका सही ढंग से अर्थ नहीं निकाल पाते, तो ऐसे को अपने पूर्ण वाक्य, सही वाक्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ अपने समझ लेते हैं कि जो हमारा भाषा है, वो भाषा का क्रम कौन सा होता है? भाषा का क्रम कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। सबसे छोटी हमने क्या कही थी? ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? वर्ण कहलाता है। और इनों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्दों के सार्थक मेल से बनता है वाक्य। और वाक्य में क्या होते हैं? पद होते हैं। और पद से क्या बनती है? भाषा है। ये हमारा क्या कहलाता है? भाषा का एक प्रकार से क्रम कह सकते हैं। शब्द हुआ, शब्दों से मिलकर के वाक्य बना, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और इन्हीं से मिलकर के क्या होती है? भाषा का निर्माण होता है। और भाषा क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? भाषा होती है विचार करने और उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होती है, जिसे अपनी भाषा के नाम से जानते हैं। तो चलिएगा देखते हैं एक बार फिर से, अपने सारी चीज़ों को दोहरा लेते हैं जो कुछ हमने सीखा है आज। भाषा क्या होती है? भाषा विचार करने और अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। लिपि क्या है? लिपि भाषा का ही लिखित रूप होता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके अपने आगे और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। मुख से उच्चरित ए, क, आ, मैं कुछ भी बोलिएगा, ये सारी की सारी ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह होता है दोस्तों। क्रमबद्ध समूह होता है, जिसे अपनी वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अक्षर जिस ध्वनि या ध्वनि समूह को एक ही उच्चारण में हम बोल लें, एक ही श्वास के झटके में बोल लें। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह होता है। पद जब शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वही जो है पद बन जाता है। वाक्यांश 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल तो है, लेकिन पूर्णतः वाक्य नहीं कह सकते हैं। और अंतिम वाक्य हमने देखा, 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल जो है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमें भाषा के संबंध में पढ़ा, और अगली हेडिंग जो आपके ओर डालनी है वो है वर्ण विचार। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमारे मूल टॉपिक की तरफ आते हैं, वर्ण विचार। तो देखिएगा यहाँ जो हमें सबसे पहले जानना है, हिंदी में कुल 44 वर्ण हैं, 44 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मानक पूछा जाए तो 44 प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 47। ये मानक रूप आ जाते हैं। तो 44 का हमें अध्ययन करना होता है। और ये जो है 2 भाग इसके कौन कौन से हैं? एक भाग तो आता है स्वर और दूसरा आता है हमारा व्यंजन। एक तो आता है हमारे पास में स्वर और दूसरा आता है हमारा व्यंजन, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 के विषय में, जो हमें पढ़ना है स्वर। स्वर, तो स्वर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लीजिएगा। वे ध्वनियाँ, यानी स्वर क्या है? एक प्रकार की ध्वनि ही है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं? वही स्वर के रूप में जानी जाती हैं। इनके लिए क्या होती हैं? किसी अन्य वर्ण की
आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये होते कौन कौन से हैं, ये वर्ण कौन कौन से होते हैं, याद होंगे आपको। ए है, आ है, ई है, ई है, और ऊ है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, और एक है हमारे पास में री। ये टोटल हमारे पास में 11 वर्ण होते हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, 11 स्वर हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। और ये जो स्वर हैं कई भागों में बांटे जाते हैं, कई रूप में बांटे जाते हैं दोस्तों, जिनका अध्ययन हम इस क्लास में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इनकी PDF वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर आपको जो है रेगुलर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी हमारे द्वारा हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो सच में अच्छा लगा हो, उपयोगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।